व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पबैड, ठीक है। तो पबैड का जो पोर्शन है वो सीयूटी पीजी में बहुत कम है। ये जैसे नेट के पोर्शन में आता है और ये थोड़ा बहुत सेमेस्टर्स के एग्जाम में भी आता है। तो चलिए हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो पबैड यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया गया है 5 फेजेस में, ठीक है। ईयर वाइज क्या उसका इंपॉर्टेंस है ये समझ लेते हैं। 1887 टू 1926, ठीक है, ये पहला फेज है। तो पहले फेज में पीरियड ऑफ डायक्टोमी, ये क्या होता है, इसमें पॉलिटिक्स या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये स्टार्टिंग पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें पॉलिटिक्स की बात करी जाती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा, ऑल दैट, ठीक है। देन दूसरा जो है वो है 1927 टू 1937, ये इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल की बात करता है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1938 टू 1947 ये बिहेवियरल चेंजेस की बात करता है। देन 48 टू 70 ये आइडेंटिफाई क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी की बात करता है। 71 ऑनवर्ड अभी तक ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है ना। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जैसे अभी हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सर्विसेज देते हैं, लेकिन लोग पीपल्स प्रेफर करते हैं प्राइवेट सेक्टर के पास जाना ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा सर्विस डिलीवर करती है। तो गवर्नमेंट को भी कुछ अपने सर्विसेज में ऐसे चीज़ों को खुद में लाना पड़ेगा जो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा देती है। जैसे मैं एग्जांपल है मेट्रो और रेलवे का, तो रेलवे बेशक बहुत बड़ा नेटवर्क है खुद में, बट मेट्रो की जो सर्विसेज है वो बहुत अच्छी है, इसलिए लोग मेट्रो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक पॉलिसीज़ को ज़्यादा प्रेफर अच्छा बनाने के लिए पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के पास जाए, प्राइवेट के पास ना जाए ऐसा नहीं कह सकते, जाती है। तो क्यों जाती है? बिकॉज अच्छी फैसिलिटी मिलती है। तो उसी तरह से गवर्नमेंट को भी कुछ अच्छे चीज़ें इनिशिएटिव करना पड़ेगा कि उनके सर्विसेज को भी लेने के लिए, उनकी पॉलिसीज़ के सर्विसेज को लेने के लिए लोग उनकी ओर अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहले तो डिवीज़न, ठीक है। तो ये सिर्फ आप डिवीज़न में इतना ही याद रखो। ये मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, मैं अभी सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ, तो फैक्ट्स पर सिर्फ फोकस करो, क्योंकि हमारा यूजीसी नेट का जो पेपर है वो 6 जनवरी को हुआ है, ठीक है। और जैसे कि रिव्यू अभी सुनने को मिल रहा है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं, क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस आए हैं। तो जो भी मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ बेसिकली उसमें या तो रोट लर्निंग वाले होते हैं या तो मैं कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करती हूँ, लेकिन जो भी मैं फैक्चुअल क्वेश्चन या फैक्चुअल वीडियोस बनाती हूँ मैं उसमें पहले ही बता देती हूँ कि मेरा फैक्चुअल वाला वीडियो है। आप इसमें फैक्ट लेते हुए चलो, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भी आएगा तो वहाँ पे समझ लेंगे, लेकिन फैक्ट में ये समझो कि डिवीज़न जो है वो 5 फेज़ में हुआ है, 5 फेज़, ठीक है। कौन कौन सा 5 फेज़, कौन से लेकर किस डेट तक था वो, और अभी जो है वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, और किस किस में क्या था, टैक्टोमी था, देन प्रिंसिपल, देन चैलेंजेस, देन आइडेंटिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जस्ट इस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो विड्रो विल्सन जो है, विड्रो विल्सन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में इंट्रोड्यूस करते हैं। हेनरी फेयोल क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में ये 5 की एलिमेंट्स को देते हैं, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि POCC क्रोनोलॉजी को क्रोनोलॉजी वाइज लगाओ। तो P से प्लानिंग होता है, और O से ऑर्गेनाइजिंग होता है, C से कमांड, C से कोऑर्डिनेशन, और C से कंट्रोल। ये C वाला कंफ्यूज करता है, तो पहले कमांड फिर कोऑर्डिनेशन फिर कंट्रोल, ठीक है। कमांड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, प्लानिंग P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, C कमांड, C से कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो हेनरी फ्योल क्लासिफिकेशन देते हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में 5 एलिमेंट्स। तो वो 5 एलिमेंट्स क्रोनोलॉजी वाइज इस तरह से है, ठीक है। देन बुक जो है इनकी लिखी हुई है वो जनरल प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन 1908 में लिखी है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में लिखी है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट 1923 में लिखी हुई है, ठीक है। फ्योल देते हैं अपना 14 प्रिंसिपल। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी इंडस्ट्रियल एरा की बात करता है, जो स्विफ्ट ने दिया, टेलर ने दी थी, ठीक है, सॉरी टेलर ने दिया था, और इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो कॉइन करा था इस टर्म को किसने, साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को कॉइन करने वाले हैं लुइस ब्रांडिस। ध्यान रखना, लुइस ब्रांडिस ने इस टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट को कॉइन किया है, लेकिन इसे फेमस किया गया है टेलर के द्वारा, ठीक है। और कब कॉइन किया था, तो 1910 में। इन्होंने वर्क दिया है अपना अ पीस रेट सिस्टम,
इसे क्रोनोलॉजी वाइज याद रखना, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करने के लिए आ जाती है कि आप पीस रेट सिस्टम, उसके बाद शॉप मैनेजमेंट, देन आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, ठीक है, डेट आप देख सकते हो इधर लिखी हुई है, ईयर कौन कौन सी ईयर है। तो पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये कुछ जो वर्क्स है ये इनके द्वारा लिखी गई है। मेटल रेवोल्यूशन, मेंटल रेवोल्यूशन, ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन ये टेलर के द्वारा ही दी गई है। देन आगे बढ़े हम, तो अभी तक हमने सिर्फ फैक्ट्स कवर करे हैं, ठीक है, तो बस फैक्ट्स पर भी कवर करो, फोकस करो। देन कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी इसमें कवर कर लूँगी। देन नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ गुलिक एंड उर्विक। तो गुलिक और उर्विक ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है? पेपर ऑन दी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इस पर इन्होंने 10 प्रिंसिपल, गुलिक ने 10 प्रिंसिपल दिया है। तो पर्पस मतलब कि फंक्शन की बात करते हैं, प्रोसेस मैंने स्किल की बात करते हैं, पर्सन मतलब क्लाइंट्स, और प्लेस मतलब एरा। तो 4P फॉर्मूला इन्होंने दिया है। कौन सा 4P फॉर्मूला है? तो यही पी जो हमने देखा, गुलिक ने 4P का फॉर्मूला दिया है, ठीक है, 4P फॉर्मूला, पी प्रोसेस, पी पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन एंड प्लेस। देन गुलिक ने POSD CORB, ये क्या उन्होंने मतलब क्या इंट्रोड्यूस करा है? तो पी से उन्होंने बताया, पी से प्लानिंग होता है, पी से प्लानिंग होता है, ओ से ऑर्गेनाइजिंग होता है, एस से स्टफिंग होता है, डी से डायरेक्टिंग होता है, CO से कोऑर्डिनेटिंग, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। ये आपका क्रोनोलॉजी आता है, इसलिए आप इसकी भी क्रोनोलॉजी याद रखना चाहिए, ठीक है, कि कौन किस में क्या आता है। तो गुलिक ने ये इंट्रोड्यूस किया है। पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टफिंग, डी से डायरेक्टिंग, CO से कोऑर्डिनेटिंग, आर रिपोर्टिंग, बी बजटिंग। देन ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ये मैक्स वेबर ने दिया था, जो कि हमने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में समझा हुआ था, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लो कि 3 सोर्सेज ऑफ लेजिटिमेशन होता है। पहले तो ट्रेडिशनल होता है, जैसे कांग्रेस, कस्मेटिक जैसे पर्सन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है जैसे मोदी जी, और रैशनल लीगल जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे इसमें, ठीक है। आइडिया ऑफ मैरी पार्कर वॉलेट, इन्होंने आइडिया क्या दिया है? रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने का 3 आइडिया दिया है इन्होंने। पहले का है डोमिनेशन, फिर का है कॉम्प्रोमाइज़, फिर का है इंटीग्रेशन। मतलब कि अब इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटीज में लो। ये है इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि मान लो 2 इंसान हैं और दोनों का ही अपना अपना कुछ आइडिया है, ठीक है। तो दोनों का ही जब अपना अपना आइडिया है, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक ज़्यादा डोमिनेट होगा, ठीक है। तो जब 2 इंसान है और दोनों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, तो दोनों इंसान में से हो सकता है एक कोई डोमिनेटिंग होगा, दूसरा कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, ठीक है। एक डोमिनेटिंग होगा, दूसरा उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, और तीसरा इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि दोनों ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे लेकिन अपने बेस्ट वर्जन के साथ आएंगे और एक नया आइडिया, तीसरा आइडिया जनरेट करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में ये 3 चीज़ें फॉलो की जाती है। पहला डोमिनेशन, कंप्रोमाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। नाउ आइडिया ऑफ जेस्टर बर्नार्ड ने एलिमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन में 3 एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करा है। पहला है कम्युनिकेशन, दूसरा है विलिंग टू कोऑपरेट एंड तीसरा है कॉमन पर्पस। तो जेस्टर बर्नार्ड ने अपने आइडिया में दिया है कि पहले तो कम्युनिकेशन होता है, फिर विलिंग टू कोऑपरेट होता है, देन कॉमन पर्पस होता है। देन आफ्टर एक्सेप्टेंस थ्योरी एंड जोन ऑफ इंडिफरेंस। तो जोन ऑफ इंडिफरेंस का थोड़ा सा आप कंसेप्ट समझ लो। जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या होता है? जैसे PhD स्कॉलर्स होते हैं या फिर कॉर्पोरेट में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं, तो उनका काम होता है जो भी काम उनको दिया गया है वो कंप्लीट करना। अब PhD स्कॉलर से यदि उनके जो भी हेड हैं, वो यदि उनसे मार्केट से अपनी कुछ सामानों को मंगवाने का काम करेंगे, या एम्प्लॉयज़ से जो भी बॉस है वो अ, बोलेंगे कि मेरे लिए सब्जी ले आओ, तो ये उनके जोन में नहीं आता, राइट। तो जो जिस पर्सन के जोन में नहीं आता, आप उससे अलग कुछ उससे डिमांड कर रहे हो या काम बता रहे हो, तो वो बंदा नहीं करेगा, राइट। तो नहीं करेगा, तो दैट इज कम्स इन जोन ऑफ इंडिफरेंस। तो इसी को जोन ऑफ इंडिफरेंस कहते हैं कि जो काम जिसके क्षेत्र के अंदर नहीं आता, आप उसको वो काम कर बोलोगे तो वो नहीं करेगा। तो दिस इज कॉल्ड जोन ऑफ इंडिफरेंस। एल्टन मेयो, ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को मेयो ने क्या किया? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में मेयो ने किया कि एक कॉर्पोरेट में चले गए और वहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा सैनिटेशन फैसिलिटी को ख़राब कर दिया, नहीं दिया, सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं दी, लाइट्स को थोड़ा सा ज़्यादा कम कर दिया, ठीक है।
जैसे वोल्टेज होता है ना कम ज़्यादा होना, तो थोड़ा डिम कर दिया लाइट्स को, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं रखी। फिर भी देखा कि लोग अच्छे से काम कर लिए। क्यों? कॉर्पोरेट में फिर भी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो काम कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनका जो आपस में बॉन्ड है लोगों के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, वो अच्छा है। तो ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ये प्रूव करता है कि यदि कॉर्पोरेट में या फिर कहीं पर भी जहाँ पर ग्रुप में वर्क करी जाती है, वहाँ पर यदि आपका पर्सनल रिलेशंस अपने कलीग्स के साथ अच्छा है, ठीक है? नॉट इन पर्सनल सेंस कि यदि आप एज़ अ सराउंडिंग वाइज़ आपका कनेक्शन, कम्युनिकेशन उनके साथ अच्छा है, तो आप उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर जाओगे। और यदि अ, दूसरे ओर यदि आपको सैनिटेशन फैसिलिटी या फिर लाइट फैसिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन आपका बॉन्ड अच्छा नहीं है आपके कलीग से, आपके सराउंडिंग से, तो आप उस जगह पर खुद को स्टैब्लिश या सर्वाइव नहीं करवा पाओगे, ठीक है? क्योंकि ह्यूमन का कहीं पर भी जस्ट स्टेबल होने के लिए उसका एनवायरनमेंट बहुत फैक्टर मैटर करता है, एनवायरनमेंट का फैक्टर मैटर करता है। आपका बॉन्ड मैटर करता है कि आप किस सराउंडिंग में हो और कैसे इंसान वहाँ पर आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इनकरेज कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करते हैं, ना कि सैनिटेशन फैसिलिटी आपको मिल रही है। हाँ, ये सब फैक्टर्स भी होते हैं, लाइट्स फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि पर्सन का बिहेवियर, सपोर्ट, कॉपरेशन, कि कोऑपरेटिव है कि नहीं है, तो दीज आर मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये मेयो इसकी बात करते हैं, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। नाउ मैक ग्रीनर ये थ्योरी एक्स एंड वाई देते हैं। तो ये थ्योरी एक्स वाई क्या कहती है? थ्योरी एक्स कहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिन पर प्रेशर एग्जर्शन का एग्जर्शन चाहिए। जैसे मान लो क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, और थ्योरी वाई सेल्फ मोटिवेटेड वाले बच्चे होते हैं। थ्योरी एक्स वैसे बच्चे होते हैं जिनके ऊपर में एक टीचर हमेशा डंडा लेकर खड़े रहेगा कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है ना, तो प्रेशर एग्जर्ट करने वाले। तो ग्रीगोर दो थ्योरी देते हैं, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, जिसमें वो कहते हैं कि कुछ सोसाइटी में जो कुछ लोग होते हैं या कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो कुछ सेक्टर होता है, वहाँ पर प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ जो होते हैं वो सेल्फ ड्रिवन या सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है? नाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच जो है वो विंचिड ऑस्ट्रॉम के द्वारा दी गई है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, बहुत ही छोटा सा था, कुछ कुछ जगह पर हमको कंसेप्ट समझना था, और बाकी ओवरऑल हमने यहाँ पर कंसेप्ट को ही कवर करा। तो ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हमने सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पबैट को कवर करा है, जो यूजीसी नेट का या ऑब्वियसली पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। जब मैं आगे वीडियोस कवर करूँगी तो और ब्रीफली इसे कवर करूँगी। बाकी अभी सिर्फ हमने सीयूईटी पीजी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा इसे टच करा है। होप सो आपको मेन चीज़ें इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या-क्या पढ़ना रहता है, डायमेंशंस क्या है, कौन-कौन से एस्पेक्ट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, हमने तक कवर कर लिया। और ऑब्वियसली सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम में ये काम आने ही वाली है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी यूजी में पढ़ने वाले हैं, उनको ये मेरा कहना होगा कि आप हर एक डायमेंशन को बहुत अच्छे से पढ़ो। या एआई, चैटजीपीटी, जेमिनाई से हेल्प लो, अपने नोट्स बनाओ, बहुत अच्छे से तैयारी करो, और अपने जो आपका नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करो डे बाय डे, बिकॉज़ वही मैटर करता है यार, लास्टली सिर्फ आपका नॉलेज ही मैटर करता है, तो उसको इंक्रीज़ करो, उसको बढ़ाने पर लगो, एंड डिस्ट्रैक्शंस से खुद को बचाओ, क्योंकि आपको पता है आपको खुद को कैसे कंट्रोल करना है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। और जो भी है अपना कंट्रोल है ना, सोशल मीडियाज़ ये या वो, जैसे एग्ज़ाम मेरा नियर है और मेरे सोशल मीडियाज़ पर जस्ट मैंने थोड़ा टाइम तो वेस्ट करा है, ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो वो बात है कि आप खुद का जो कंट्रोल पावर है ना थोड़ा-सा इम्प्रूव करो, क्योंकि ये सेमेस्टर के बच्चे हों या जिस भी एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हो आप, जो भी बच्चे हो, आपका अपना कंट्रोल पावर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, बिकॉज़ लास्टली पछताने से कुछ नहीं होगा यदि आप शुरू से खुद पर थोड़ा-सा वो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री के साथ नहीं चलोगे तो। बाकी ऑल द बेस्ट, अपना प्रिपरेशन अच्छे से करो, चाहे सेमेस्टर्स में हो या कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में लगे हुए हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और यदि कुछ एक्स्ट्रा आपको और जानना हो तो यू कैन कमेंट ऑन मी बिलो।